Hello everyone. In this video we will discuss production system which is unit number 1 of production technology। ठीक है, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 1 है। इसमें हम लोग पूरे आपके जो सेमेस्टर में जितने भी सारे सिलेबस के जो टॉपिक्स है हर एक चीज़ एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो जो रहेगी आपकी यूनिट नंबर 1 इसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रहेगा, मतलब 2 लेक्चर में पूरी आपकी ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों लेक्चर देख लेना, एक भी टॉपिक यहाँ से नहीं छूटने वाला आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझना है हमें कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन क्या होता है, देखो डे बाय डे लाइफ में जो हम लोग करते क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद के लाते हो। ठीक है, कुछ भी लेके आते हो, चाहे आप क्लास नोट्स अपना लेके आते हो, कुछ पेन भी लेके आते हो, या ये जो आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मतलब जिस मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो ये भी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें भैया स्टार्टिंग में कुछ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, जिस मटेरियल को हम लोग स्टार्टिंग में बोल देते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, ये वो इनिशियल मटेरियल होता है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, सपोज़ अगर मैं एक पेन भी बनाना तो मुझे भैया रॉ मटेरियल उसके क्या चाहिए, उसमें प्लास्टिक चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल इनपुट हो जाता है। ठीक है, वो जो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्चा पदार्थ जिसको आप बोलते हो। तो ये आपका प्रोडक्शन होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल जो होता है उसको हम लोग वन फॉर्म से लेके उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे होता क्या है वो आपका इन्हेंस कर देता है यूटिलिटी, मतलब उसका जो यूज़ होगा ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द यूज़र। मतलब कि अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आपको एक पेन भी बनाना है तो इस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। ठीक है, तभी जाके बनेगा वो। अगर वो आपका किसी मेटल का होगा तो जो जिस मेटल का बना रहेगा उस मेटल का हमें रॉ मटेरियल चाहिए। फिर इस रॉ मटेरियल में आप क्या करोगे, बहुत सारे मतलब इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस करोगे कि भैया क्या मतलब इसमें किया जाए। जैसे कि प्लास्टिक रहेगा, आप उसको मेल्ट करोगे, मेल्ट करने के बाद जो भी शेप रहेगा उस पेन का उसमें आप कन्वर्ट करते हो, फिर जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट में बन के आता है। ठीक है, तो ये जो आप मेल्ट कर रहे हो उसमें जो अपना कलर आपने जो चढ़ाया होगा पेन का, तो ये सारे कि आपके स्टेप बाय स्टेप एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, जिसमें आपको वो वन फॉर्म से लेके किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब वो अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, उसका जो इनहेंस होना चाहिए क्या, यूटिलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ बनाया और कस्टमर उसको परचेज ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ बनाओगे आप उसको भैया कस्टमर भी परचेज करना चाहिए। ठीक है, उस प्रोडक्ट को, तभी जाके वो ये मार्केट में वो सस्टेन कर पाएगा। और इसका कुछ एक डेफिनेशन समझते हैं यहाँ से कि प्रोडक्शन मीन्स होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ सेट ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल इनटू सम काइंड ऑफ आउटपुट। मतलब वो इसका प्रोडक्शन क्या होता है, सिंपली ये कन्वर्जन होता है, मतलब ये चेंज होता है। कुछ भी आप इनपुट देते हो, जैसे कि इनपुट में आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है और इसको आप किसी एक आउटपुट फॉर्म में चेंज कर जाते हो। मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन में क्या रहता होगा कि कुछ एक इनपुट हम देंगे, इनपुट में आपका क्या हो सकता है अभी हम देखने वाले हैं, और ये इनपुट को आप कन्वर्ट करके ले जाते हो किसमें, आउटपुट में। और जहाँ पे ये इनपुट से लेकर आउटपुट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे एक बीच में प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रोसेस। मतलब किस प्रोसेस के द्वारा जो आपका इनपुट में रॉ मटेरियल है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, आउटपुट में। ठीक है, और इनपुट यहाँ पे हम लोग का क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मतलब जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, प्रोडक्शन सिस्टम बोलेंगे किसको, तो प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, कोई भी आपके ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका जो ये मोबाइल है ये भी एक गुड्स है, आपका जो नोट्स है ये भी गुड्स है। गुड्स मतलब कोई भी सामान जो होता है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ठीक है, थ्रू ए फीडबैक लूप, मतलब जहाँ पर भी प्रोडक्शन सिस्टम का नाम आएगा वहाँ पे आपको इनपुट देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा, एक कन्वर्जिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इनपुट में आपका क्या हो सकता है, जैसे कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो भैया मैन चाहिए, मैन पावर नहीं रहेगा तो बनाएगा कौन उसको, मशीन चाहिए जिसकी हेल्प से आप बनाओगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर मनी नहीं रहेगा तो भैया ये मैन आपका ये भी काम करेंगे, मशीन्स भी आप कहाँ से लाओगे। मटेरियल जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोल रहे हैं। मेथड मतलब होता है कि आप किस विधि के द्वारा उस प्रोडक्ट को भैया मतलब इनपुट से लेकर आउटपुट में कन्वर्ट करने वाले हो, तो इसको बोला जाता है क्या, 5M। 5M आपको याद रखना कि इनपुट में हमें ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और बाकी जितने भी सारे चीज़ आएंगे ना उसको हम लोग एटसेट्रा में रख देंगे, मतलब सॉरी। तो जितने भी मतलब ये आपके मेन ऐसे इनपुट वाले सोर्स होते हैं जिसको हम लोग याद रख सकते हैं। 5M का मतलब क्या होगा,
मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और मेथड। इसको हम लोग इनपुट में डालेंगे और यहाँ पर एक कन्वर्जिंग प्रोसेस होगा, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आउटपुट में। ये आउटपुट जो होता है भैया ये गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। गुड्स मतलब कोई भी सामान हो सकता है, ठीक है, जो आप लोग मार्केट में फिजिकली, जैसे आप मान लो दुकान में जाते हो कुछ खरीद के लाते हो तो वो आपका क्या होगा, गुड्स हो गया। सर्विसेज का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन का मतलब हमेशा नहीं होता कि भाई कुछ बनाने ही जा रहे हो, ये प्रोडक्शन आप सर्विस का भी कर सकता है। जैसे कि अगर बात करूँ मैं, हॉस्पिटल में आप जाते हो, ठीक है, डॉक्टर के पास, तो वो आपको क्या देता है, वो आपको सर्विस देता है। हमारे पास यहाँ पे जो कंट्री में जस्टिस वाला जो सिस्टम है, ठीक है, जो पुलिस वगैरह आपको जस्टिस देते हैं या हाई कोर्ट वगैरह, मतलब कोर्ट में आपको जो जस्टिस मिलता है, ये भी एक तरह का क्या है, सर्विस है आपका। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम जो हमारे कंट्री में या कहीं पर भी है, ये भी एक तरह का क्या सर्विस है। मतलब अगर आउटपुट जो हो सकता है ये एक तरह का सर्विस भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके मोबाइल में कुछ मान लो डेटा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कहाँ पे आप कॉल लगाते हो, कस्टमर केयर पे। और कस्टमर केयर को आप सबसे पहले क्या देते हो, आप अपना इनपुट देते हो। इनपुट में आपके क्या रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपने जैसे इनको सुनाया, आपको आउटपुट में इसको क्या मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब भैया जो सर्विस होता है इसका भी प्रोडक्शन आप करते हो, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, ये आपको सर्विस देने वाला है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया प्रॉब्लम्स के बारे में, बताया, उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने फिर आपको क्या दिया है, एज ए आउटपुट में आपको वहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट आपका गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब किस प्रोडक्शन सिस्टम को आप बोलोगे कि ये प्रोडक्शन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बात है प्रोडक्शन सिस्टम का टर्म जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे इनपुट रहेगा आपका, उसके बाद कन्वर्जिंग प्रोसेस, उसके बाद क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। इनपुट में क्या रहेंगे, 5M। 5M को हम लोग क्या बोलेंगे, मनी, मटेरियल, मेथड, मशीन्स और मैन पावर, मतलब और बाकी जितने भी सारे आएंगे उसको हम लोग एटसेट्रा बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जिंग प्रोसेस होगा, मतलब किस मेथड के द्वारा, मतलब जब यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे एक्चुअल जब वहाँ पे काम चल रहा होगा। और आउटपुट में 2 चीज़ मिलते हैं जिसको हम लोग गुड्स बोलेंगे और सर्विसेज बोलने वाले हैं। तो किस प्रोडक्शन सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोडक्शन सिस्टम अच्छा होता है। तो अगर कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है तो उसमें क्या होना चाहिए, इसका इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे बनाने जा रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये क्लियर होना चाहिए उस प्रोडक्शन सिस्टम का। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, इट ट्रांसफॉर्म्स वेरियस इनपुट्स इनटू यूजफुल आउटपुट्स, मतलब जो भी आप इनपुट में दे रहे हो उसको यूजफुल आउटपुट में ही कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भैया आपने कुछ बनाना चाहा तो उसके लिए अपने मार्केट से रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के लाया, सब कुछ मनी वेस्ट किया, भैया मशीन्स वगैरह खरीदे हो, लेकिन बनाया वो किसी काम का नहीं है कस्टमर के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्टेज, वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कि ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, जितने भी सारे वेरियस इनपुट्स देते हो उसको किसमें, यूजफुल आउटपुट्स में। जो अगर यूजफुल आउटपुट में जब आप उसको कन्वर्ट कर दोगे तब वो आपका प्रोडक्शन सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। इट ऑपरेट्स इन कनेक्शन विद अदर डिपार्टमेंट्स लाइक डिज़ाइन, मार्केटिंग एटसेट्रा, मतलब जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है जहाँ पे आपकी इनपुट रहती है, फिर कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट रहेगा, तो ये जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा प्रोडक्शन सिस्टम, वो अलग डिपार्टमेंट के साथ भी उनका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, कनेक्टिविटी जो रहेगी भैया वो अच्छे से बनी हुई रहनी चाहिए। जैसे आपकी कौन कौन से डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है। और 4th नंबर क्या है, इट हैज़ फीडबैक टू कंट्रोल द सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर आपने इनपुट में मान लो कुछ भी चीज़ बनाने जा रहे हो तो इनपुट में आपने 5M दे दिया, कन्वर्जिंग प्रोसेस के हेल्प से आपने आउटपुट निकाल लिया, लेकिन सपोज करो कि आउटपुट जो निकल के आया, आप सबसे पहले एक दिमाग में बैठा कर रखोगे कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उसकी डिज़ायर्ड क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका जो भी आपने डिज़ाइन दिमाग में सोचा होगा कि ये डिज़ाइन इसका कुछ इस तरीके से बनने के बाद होना चाहिए या इसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सपोज़ अगर ये आउटपुट में अगर वो क्वालिटी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर एक फीडबैक लूप लगा देते हो। आप बोलोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है या इस प्रोडक्ट की डिज़ाइन सही नहीं हो पा रही है आउटपुट में, तो यहाँ पर आप उसको कन्वर्जन, मतलब यहाँ पे जो इनपुट के मतलब इनपुट में आप उसको क्या करोगे, सुधारोगे, और फिर वो तब जाके वो आउटपुट भी आपको क्या निकल के आएगा, मतलब एक रिजल्ट निकल के आएगा। जो आगे प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपने डिज़ायर्ड चाहा होगा, फिर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वही चीज़ मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्शन सिस्टम में भैया ये 4 चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक लूप अगर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया कि आपने जो प्रोड्यूस किया है, जो आउटपुट आपको मिला वो सही से मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ए बनाना है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, सपोज एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर मान लो बुक्स बनाने हैं, क्या बनाना है, बुक्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि इसको बनाने के लिए भैया ट्री वगैरह, पेड़ों वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो सबसे पहले कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना सोचा होगा तो आप खुद से नहीं बनाते हो, आपके पास इतनी आइडियाज़ नहीं होती, आप किसी के पास जाओगे कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है तो भैया क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर के पास जाओगे तो वो
आपको बताएगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो होता है वो कंसर्न करता है, मतलब वो उस बात को, मतलब आपका जैसे कि आपने जो भी चीज़ बनाना चाहा तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मशीन चाहिए, एक जहाँ पे आपने करने जाओगे वहाँ पे भैया एक बिल्डिंग वगैरह या कुछ एक मकान होना चाहिए जहाँ पे आप ये काम करने वाले हो, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम क्या रहता है कि जो भी मशीन्स वगैरह रिक्वायरमेंट रहेगी, इन मशीन्स को वो कहाँ पे लेके आएगा, प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर लेके आता है, और उस प्रोडक्शन सिस्टम में क्या करेगा, मशीन्स का वो ऐसे अरेंजमेंट करेगा ताकि आप जब काम कर रहा होगा, यहाँ पे कोई भी वर्कर जब काम कर रहा होगा तो जितने भी सारे आपके रिसोर्सेज रहेंगे, रिसोर्सेज मतलब जो मैन पावर होगा, जो मटेरियल रहा होगा, उसके अच्छे से अच्छे आप क्या कर सको, उसका यूटिलाइज करो। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम क्या रहता है, ये आपको जो प्रोडक्शन सिस्टम रहता है उसको वो डिज़ाइन से ये रिलेटेड रहता है, जिससे ये इंप्रूवमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब प्रोडक्शन सिस्टम को ये आपको इंस्टॉल करके देता है, मतलब रेडी करके देता है कि भैया चलो आपको प्रोडक्ट ए बनाना है, तो ए को बनाने से पहले भैया मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे इस पूरा मतलब प्लेस को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये सारा काम आपका क्या कौन करेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। जब पूरा सेटअप रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम लोग को एक्चुअल प्रोडक्शन करना होता है, मतलब मार्केट से रॉ मटेरियल लेके आने होते हैं, तब ना वो कन्वर्ट होगा आपका आउटपुट में। तो वो जो काम रहता है वो कौन करने वाला, प्रोडक्शन मैनेजर। मतलब प्रोडक्शन मैनेजर वो बंदा रहेगा, वो जो एक्चुअली प्रोडक्शन सिस्टम में जब आप प्रोड्यूस कुछ कर रहे होंगे तब ये पिक्चर में आने वाला है। तो इसका काम क्या रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर इज़ ए कंसर्न विथ, ये प्लान करेगा कि भैया कैसे कब क्या करना है, ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, एंड कंट्रोल करेगा किसको, द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब प्रोडक्शन सिस्टम में जितने भी एक्टिविटी हो रहे होंगे कि जब वो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे तो कौन वर्कर काम कर रहा नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल अभी अवेलेबल है नहीं है, कहाँ से लाना है, क्या करना है, सारा काम कौन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर करने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग एक डेफिनेशन मतलब डिफरेंस समझो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। देखो दोनों में ही क्या करते हैं ना, इनपुट को हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था क्या कि ये जो आउटपुट होता है ये गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है। जैसे कि आपको सिंपल से अगर कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हो, अपने प्रॉब्लम्स बताते हो, वो आपको क्या देता है, एक मतलब रिप्लाई में आपको एक आउटपुट देता है, वो आउटपुट क्या रहता है, सोल्यूशन होता है, ठीक है। आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो आपको डॉक्टर वहाँ पे आपको सर्विस देती है, वो क्या देता है, वो एक तरह से आपका सॉल्यूशन देते हैं। तो ये जो सर्विस जो होता है, तो इनपुट में भैया ये आपका इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है, और इसका भी आउटपुट निकलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में दोनों में ही इनपुट और आउटपुट रहेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलता है कि भैया मैं उसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता हूँ जो क्या रहे, टेंजिबल आइटम्स रहे। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप हाथों से टच कर सकते हो। जैसे आपके पास अभी मोबाइल है, तो इस मोबाइल को आप क्या कर हाथ से टच कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ भैया अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप बता सकते हो, लेकिन क्या उसको टच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो गया भैया, इनटेंजिबल, जिसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, उसी आइटम को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा जहाँ पे वो उसका सिर्फ टेंजिबल आइटम्स रहता होगा, ठीक है, जैसे मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जिसको आप हाथों से टच कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें, इसमें इनपुट जो रहेगा या तो टेंजिबल रहे, मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहे, या कुछ इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रहे, इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ये डिफरेंस है दोनों में, समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो सपोज करो उसको मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में बनाया, तो ऑल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहला सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है ये आपको टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, दोनों ही आइटम को आउटपुट में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो अगर वो टेंजिबल आइटम से देगा तो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। अगर वो इनटेंजिबल हो या टेंजिबल दोनों से अगर होगा तो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग्स आर प्रोडक्शन। समझ में आ रहा, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या होता है कि भैया प्रोडक्शन सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, और जिसमें कंटिन्यूस के दो पार्ट्स होते हैं, मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम जिसको हम लोग लाइन प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, और एक होता है प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमिटेंट के भी दो होते हैं, जिसको एक होता है जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, एक होता है बैच प्रोडक्शन सिस्टम। चलो एक एक करके सब कुछ समझते हैं इसमें कि होता क्या है। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। तो इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है ना कि भैया प्रोडक्शन सिस्टम में आप कोई भी जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो भैया प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ होगा फिर वो बंद हो जाता होगा, मतलब कि रुक रुक के प्रोडक्शन वहाँ पे चल रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आप क्या करोगे ना, कस्टमर जब तक ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का नहीं करते हो, और ये एक इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। मतलब ये क्या होता है कि ये समथिंग दैट स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, कब करोगे, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा, फिर जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा भैया फिर आप उस टाइम कुछ नहीं करोगे, फिर जब दूसरा नेक्स्ट ऑर्डर आएगा फिर आप स्टार्ट करते हो। तो इसी को बोला जाता है कि इंटरमिटेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसके आपके दो टाइप्स थे, कौन से, जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन। तो जॉब प्रोडक्शन क्या बोलता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये क्या करेगा आपका, ये मैन्युफैक्चर करता है, क्या मैन्युफैक्चर करेगा, फ्यू नंबर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट,
वन या तो फ्यू, मतलब सिंगल प्रोडक्ट का ही बारे में ये बात करेगा। सपोज सिंगल प्रोडक्ट की अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि अगर आप मान लो कुछ बनाने जा रहे हो, ठीक है, सपोज अगर पेन होता तो भैया पेन तो बहुत अलग अलग कंपनी की आती है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो आपने भैया एक कोई सा भी कंपनी पकड़ लिया जैसे कि आप जो यूज़ करते हो, तो वो क्या हो गया, एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। तो भैया जो प्रोडक्शन क्या करता है, ये या तो सिंगल प्रोडक्ट को बनाएगा या तो उसी प्रोडक्ट का एक या दो नंबर पार्ट का बनाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्शन में क्या करेगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा आपको तब जाके आप वो चीज़ बनाने वाले हो। जैसे कि लग्जरी कार्स, ये इतनी महंगी होती है कि ये हर कोई खरीद नहीं सकता, तो इसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा, या तो उस प्रोडक्ट का जो भी आपने ऑर्डर किया होगा, चाहिए आपका BMW हो गया या आपका मर्सिडीज़ वगैरह हो गया, ये इतनी महंगी महंगी कार है, लग्जरी कार है कि जो भैया आम इंसान इसको खरीद नहीं सकता है, इसलिए इन सबको ऑर्डर करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, कस्टमर तो ऑर्डर यहाँ पे करने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग या तो एक नहीं तो उसी प्रोडक्ट का कुछ पार्ट हम लोग बनाने वाले हैं, मतलब सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो प्रोडक्शन सिस्टम में। इसका एग्जांपल लग्जरी कार्स और स्पेशल मशीन टूल्स हो गया, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या क्या रहेगा भैया कि जो प्रोडक्शन का, तो ये सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअल कस्टमर का डिमांड को, मतलब आप जो प्रोडक्ट चाहते हो आपको वही बन के मिलने वाला है, ठीक है। प्लांट कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब जितने अलग अलग कस्टमर्स रहेंगे सबकी डिमांड अगर अलग अलग रहेगी तो अलग अलग प्रोडक्ट भी ये बना कर दे सकता है। और क्या हो सकता है, प्रोडक्शन प्लानिंग जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है एंड इट कैन बी डन एट एनी स्टेज ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें प्लान किया जाता है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग जो होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट को अगर स्टार्टिंग की हो बनाने के लिए तो वहाँ पर भी कर सकते हो, या तो स्टार्ट करने के थोड़े टाइम के बाद भी कर सकते हो। तो उसी को बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, जब मन करे भैया प्लान को वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, फ्रॉम वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू जॉब इज़ मोनोटोनस एज दे फेस न्यू जॉब एवरी टाइम। मोनोटोनस का मतलब होता है कि जब भी जो भी मान लो अगर नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने जा रहे हो, एक तो क्लियर है कि एज पर कस्टमर का जो भी रहेगा ऑर्डर आप तभी बनाओगे। तो भैया यहाँ पर जो वर्कर यहाँ पे काम करने वाला वो एक मतलब मोनोटोनस मतलब एक लय में काम करेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना रहा है सिर्फ उसी के बारे में वहाँ पर उस टाइम सोचने वाला है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, जितने भैया कोई भी चीज़ अगर उसका एडवांटेज है तो उसमें डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको कस्टमर कोई ऑर्डर करके बनवा रहा है, मतलब वहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उस प्रोडक्शन सिस्टम का ये बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। प्लस जब आप लग्जरी कार्स बनाते हो तो भैया वहाँ पर जो वर्कर होने चाहिए क्या स्किल्ड रिक्वायर्ड होगी, मतलब भैया उसमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो जाकर काम कर सकता है। और प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ मोर कम्प्लेक्स। प्रोडक्शन देखो मैंने वहाँ पे पीछे बोला था कि एडवांटेज की प्रोडक्शन प्लानिंग यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, वो उसका एडवांटेज था। लेकिन जो प्रोडक्शन प्लानिंग फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप किसी भी टाइम पे वहाँ पर प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हो, लेकिन जब आप प्लान करने जाओगे ना तो ये बड़ा ही कम्प्लेक्स होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस विथ एवरी प्रोडक्ट, मतलब कि ये क्यों आपका दिक्कत करेगा कि भैया जो प्रोडक्शन प्लानिंग ये कम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि हर बार जैसे ही आपका प्रोडक्ट जो आप अगर इसका नेचर चेंज हो जा रहा है तो जब भी आप प्लान करोगे भैया तो इसमें भी चेंजेस आएंगे ना, तो इसलिए बोला जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग इसमें क्या रहेगा, कम्प्लेक्स रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हम लोग का बैच प्रोडक्शन, ठीक है। बैच मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, बैच मतलब भैया कि इकट्ठे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो तो यहाँ पर भी कस्टमर ऑर्डर करता है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा ना आपको, आप लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे बैच प्रोडक्शन में बना सकते हो। और एक रेगुलर इंटरवल मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या था कि भैया चलो एक मान लो एक कोई प्रोडक्ट आया, 1 महीने में आपने काम किया, ठीक है, फिर 2 महीने का आपने काम ही नहीं किया, फिर 2 महीने के बाद स्टार्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि 2 महीने के बाद कोई काम आया फिर यहाँ पे किया, फिर 3 महीने के बाद कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा भैया, एक रेगुलर इंटरवल होगा कि सपोज 10 दिन तक काम किया आपने, फिर मान लो 2 दिन नहीं किया, फिर अगले 10 दिन करोगे, फिर अगले 2 दिन नहीं करोगे। तो भैया यहाँ पर कुछ इस तरह का जो टाइम रहेगा ना, जो अपने जो टाइम गैप रहेगा जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये रेगुलर इंटरवल में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि जब बैच प्रोडक्शन में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो यहाँ पे जो प्लांट में जो भी वर्कर्स रहते हैं वो क्या रहेंगे, बिजी रहेंगे किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल मतलब जहाँ पे भैया दवाई वगैरह बनती है, तो एक टाइम पे एक बैच में सिर्फ वो मतलब सिंगल टाइप्स के प्रोडक्ट को ही बनाते हैं। चाहे वो पेंट्स की बात कर ले या हैवी व्हीकल्स मतलब जैसे आपका ट्रक वगैरह जो होता है उसको हैवी व्हीकल्स बोलते हैं हम लोग, बसेस हो गया आपका, ठीक है।
एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके कि द अमाउंट ऑफ सुपरविजन मतलब जो देख रेख होता है, जब प्रोडक्शन सिस्टम प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो एज कंपैरिजन टू इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे ये लेस रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। मटेरियल हैंडलिंग जो यहाँ पे रहेगा ये भी लेस करना पड़ेगा कंपेयर टू किसका, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। और प्रोडक्शन साइकिल टाइम इज लेस देन जॉब प्रोडक्शन। मतलब देखो यहाँ सबसे पहली बात, आप बैच में जब बनाओगे तो भैया बहुत सारा चीज़ बनाने वाले हो, तो बहुत सारा चीज़ बनाओगे, लेकिन भैया मान लो सेम चीज़ को अगर आपको बनाना है तो एक बार मान लो आपने डिज़ाइन कर दिया कि चलो एक इस प्रोडक्ट को भैया इस तरीके से बनाना है, उसके बाद भैया आपने उसको क्या कर दिया, कंटिन्यूस रन कर दिया, तो वो भैया तुरंत आप जितना भी नंबर बनाना चाहोगे बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें प्रोडक्शन साइकिल टाइम क्या लगता है, लेस लगता है। लेकिन जो प्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप क्या करते हो, एक तो कस्टमर तो ऑर्डर किया हुआ है, खास करके जैसे मैंने बात की कि जो लग्जरी कार्स वगैरह होता है तो वहाँ पर भी भैया बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो प्रोडक्शन साइकिल टाइम होगा ये कम होगा किसमें, आपका बैच प्रोडक्शन सिस्टम में। तो ये तो इसका एडवांटेज हो गया। तो डिसएडवांटेज क्या होगा इसमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज़ एक बैच आया, जैसे कि कोई भी मतलब दवाई वगैरह बना रहे हो, तो एक बैच में मान लो वो बन के रेडी हो गया, फिर जब दूसरा बैच मान लो कुछ बनाने जाओगे तो भैया उसमें तुरंत से सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज में आता है कि फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द सेटअप ड्यू टू शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स। ठीक है, और लेबर मस्ट बी स्किल्ड इन स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये तो कंफर्म है यार कि अगर काम चल रहा होगा तो जो लेबर होना चाहिए, जो काम करेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो स्किल्ड ही होना चाहिए। वर्क इन प्रोसेस इज़ कंपेरेटिवली लार्ज। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है तो भैया ए तब बनेगा ना जब आप स्टार्टिंग से लेकर इसको फाइनल कंडीशन तक पहुंचोगे। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि भैया इसमें आधा काम कर दिया फिर इसको भैया रख दिया आपने। तो ये क्या हो गया कि वर्क इन जो प्रोग्रेस होता है इसमें कंपेरेटिवली लार्ज होता है एज कंपेरिजन टू जो प्रोडक्शन सिस्टम। दूसरा क्या टाइप था अगर प्रोडक्शन सिस्टम का, ये इसका था कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में हमें किसी भी कस्टमर की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर आपका नहीं करने वाला है। और यहाँ पे कंटिन्यूस में क्या होगा, कोई भी जो फिजिकल मटेरियल जो होगा ये कंटिन्यूसली फ्लो करने वाला है। ठीक है, फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहने वाला है। और यहाँ पे कस्टमर आपका ऑर्डर नहीं करेगा। तो इसके भी दो टाइप्स थे, कौन कौन से, एक था मास एंड फ्लो प्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि इस प्रोडक्शन सिस्टम में भैया नॉट अकॉर्डिंग टू कस्टमर ऑर्डर, मतलब कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर नहीं करने वाला है। मतलब ये उस तरीके के प्रोडक्ट रहेंगे मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहेगी। डिमांड जिसका मतलब ज़्यादा रहेगा तो उसको ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसको पता रहेगा कि भैया अगर इस प्रोडक्ट को बनाया जाए तो ये मार्केट में उसको क्या करेंगे, लोग परचेज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर सिंपल से एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, अगर मान लो डेटॉल वगैरह अगर आपको शॉप की मान लो उसको प्रोडक्शन करना है तो मुझे ये कस्टमर से नहीं पूछना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाके। उसको पता है कि अगर ये प्रोडक्ट बनाएगा तो भैया मास्टर जो मार्केट रहेगा वहाँ पे कस्टमर इसको परचेज़ करने ही वाले हैं। समझ में आ रहा? तो इसलिए जो आपका मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम होता है यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा। तो इसमें जो गुड्स आप बनाते हो अंडर मास प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर्ड आइदर इन, मतलब जो भी आप बनाने जा रहे हो या तो ये इसमें कुछ एक ऑपरेशन किया जाएगा या एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया गया। इसका एग्जांपल कौन कौन से हो गया आपके, मास प्रोडक्शन का जो एग्जांपल होता है इसका हो गया एग्जांपल मेटल स्क्रू, पेन और सोप मतलब जो साबुन होता है। ठीक है, और फ्लो प्रोडक्शन की बात करो तो ये असेंबली लाइन होता है। असेंबली लाइन जैसे कि ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है या तो टीवी सेट जो आप बनाते हो तो वहाँ पे फ्लो प्रोडक्शन में ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। एडवांटेज क्या क्या हो सकता है इसमें आप यहाँ पे ये नोट कर लेना, इसमें होता नो वेटिंग, मतलब नो वेटिंग फॉर मटेरियल। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम कैसा कंटिन्यूस है। इसमें देखो कंटिन्यूस मान लो यहाँ पे काम चल रहा है, कस्टमर का ऑर्डर की रिक्वायरमेंट भी नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पे जो लेबर चाहिए भैया ये स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। थोड़ा कम भी अगर स्किल रहेगा तो काम चल जाएगा। सुपरविजन जो करना पड़ेगा ये ईजी है भैया। अगर आप प्रोडक्ट को ज़्यादा बना रहे हो तो मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी आपका प्रोसेस वगैरह जिस प्रोसेस आप बना रहे होंगे इतना अच्छा रहा होगा कि भैया वहाँ पे सुपरविजन करने की बार बार ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मास प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस इज़ कंपेरेटिवली लेस, मतलब यहाँ पे जो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर जो आप मतलब थोड़े मतलब काम किया आपने फिर उसको आप रख देते हो, तो एज़ कंपेरिजन टू बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम ये आपका यहाँ पे कम मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है
कि इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा भैया बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने क्या बोला, अगर प्रोडक्ट ए भी बनाना है तो मान लो उसमें एक ऑपरेशन किया, फिर दूसरा ऑपरेशन किया, फिर तीसरा ऑपरेशन किया, उसके बाद ये आउटपुट में भैया फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो एक जगह मशीन ख़राब हो गया तो भैया इस प्रोडक्ट को क्या बना पाओगे आप? कभी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ब्रेकडाउन ऑफ एनी मशीन ऑन शॉप फ्लोर में स्टॉप टोटल प्रोडक्शन, ये टोटल प्रोडक्शन को ही बंद कर देगा अगर एक भी जगह कहीं भी मशीन पे खराबी आएगी तो। और क्या बोला है, प्रोडक्शन कांट स्विच टू एनी अदर टाइप, मतलब अगर मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है तो सबसे पहले उसमें ऑपरेशन 1 करना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट में बन के रेडी रहेगा। ऐसा नहीं कि भैया 1 कर दिया फिर 3 में जंप कर गए, ये नहीं होता है, इसमें पूरा सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड हाई, सिंपल सी बात है, जब आप ज़्यादा कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, मतलब मशीन ज़्यादा टाइम तक काम करेगा तो भैया उसमें लुब्रिकेंट वगैरह लगाने पड़ेंगे, या कुछ जो भी मशीन्स के पार्ट्स रहेंगे उसके मेंटेनेंस को भी भैया ज़्यादा यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। किसमें? आपका मास एंड फ्लोर प्रोडक्शन सिस्टम में, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। बात करता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम में आप क्या करते हैं, सबसे पहली बात देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में ना कस्टमर ऑर्डर नहीं करता है, किसमें? मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में, दोनों में ही जो है कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर नहीं करेगा। तो भैया डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखो प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे क्या करोगे ना आप, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब भैया बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाले हो, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम में क्या करोगे आप, सिंगल प्रोडक्ट बनाओगे लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाओगे। और वेयर हाउस का मतलब जहाँ गोडाउन में क्या करोगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक सिंगल प्रोडक्ट को बना के फिर यहाँ पर रख दोगे, और जब मार्केट में इसकी जब डिमांड बढ़ेगी तब आप इसको सप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट को बनाया जाता है बहुत सारे क्वान्टिटी में, ठीक है, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या लिखा गया कि ईयर ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सच प्लांट्स। इसका एग्जांपल जैसे शुगर प्लांट हो गया, या स्टील जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा आपका। एडवांटेज क्या है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग देखेंगे एक नेक्स्ट यूनिट में, एक कंसेप्ट होता है, यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मटेरियल हैंडलिंग इज़ हाईली मशीनाइज्ड मैकेनाइज्ड, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल को हैंडल करोगे ना, जैसे मान लो स्टील की जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करता होगा, तो भैया समझ रहे हो कि आप सबसे पहले मेटल को मेल्ट करोगे, फिर मेल्ट करने के बाद रिफाइन करोगे, बहुत सारे मतलब इसमें आप एलिमेंट मिला के उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हो, तो इतना सारा वहाँ पे मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है आउटपुट में जाते जाते, कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें जो हैंडल करोगे ना, तो उसको किसके द्वारा करोगे भैया, मैकेनाइज्ड मतलब मशीन्स के द्वारा करते हो, वहाँ पर इंसान का बहुत कम ही यूज़ करते हो आप, ठीक है। और कौन कौन सी बात आती है इसमें, लो स्किल्ड भी यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। और इसमें वर्क इन प्रोग्रेस इज़ वेरी स्मॉल, मतलब ये आपको पता भैया कि चलो स्टील का प्रोडक्शन करने वाले हो, तो ऐसा थोड़ी कि भैया स्टील बनाने जा रहे हो, थोड़ा मेल्ट करोगे फिर उसको मतलब सॉलिड फॉर्म में लाओगे फिर मेल्ट करोगे, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूस भैया जाएगा प्रोसेस में, मतलब बनते रहेगा। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस वेरी क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसका ये डिसएडवांटेज है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज कंट्रीब्यूट्स मेजर परसेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो स्टील बन के रेडी रहेगा तो उस स्टील को जब प्रोडक्शन हाउस में बना रहे होंगे तो उसको भैया हैंडल करने में ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉस्ट आ जा रहा है जब वो बन के रेडी होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। सुपरविजन जो इसमें करोगे भैया उसमें क्या होना चाहिए, जो बंदा रहेगा उसको एक मतलब कंसिडरेबल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट निकल का था कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले इनपुट भैया, इनपुट में कन्वर्जिंग प्रोसेस के हेल्प से आउटपुट में कोई भी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो, ठीक है। और आउटपुट इनपुट में क्या हो सकता है, 5M क्या होता है, मैन हो गया, मटेरियल, मनी, मशीन्स और मेथड हो गया, ठीक है। तो जब आप कन्वर्जिंग करोगे तो आप क्या सोचोगे कि भैया इनपुट में कम से कम चीज़ दिया जाए, आउटपुट में जो भी गुड्स हो, मतलब जो सामान यहाँ पे बन के रेडी हो रहा है, जो आपको सर्विस मिल रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर एक रेशियो निकल का आता है आउटपुट अपन इनपुट क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि इनिशियल में यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जो आपको लेबर वर्क कर रहा होगा, इनका आप सबसे ज़्यादा मतलब क्या करोगे भैया, इनपुट में आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करो और आउटपुट क्या मिले आपको, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसी रेशियो को यहाँ पर बोला जाता है क्या, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी एक तरह से किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का उसका क्या बताता है, एफिशिएंसी को भी बताता है, मतलब कि उस प्रोडक्शन सिस्टम में जितने भी इनपुट जो होते हैं 5M, तो आपने उसका कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया, जितने अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, मतलब उसमें इनपुट में जितना ही आपने इन्वेस्टमेंट कम करके आउटपुट जितना ज़्यादा निकालोगे, तो भैया उस सिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी रहेगी बढ़ेगी, मतलब उस सिस्टम की सिंपल सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगी। सिंपल सी बात है कि मान लो आपको मैंने कोई 2 पेज पढ़ने के लिए दिया, ठीक है, और कोई बंदा क्या करेगा 4 घंटे में पढ़ेगा, कोई बंदा आधे घंटे में पढ़ेगा, तो मुझे
ये बताना 2 घंटे पढ़ने के बाद और आधे घंटे 2 पेज पढ़ने के बाद जो बंदा 4 घंटे में इसको पढ़ रहा है उसको भी सेम नॉलेज मिल रहा है सपोज़, और जो आधा घंटा में पढ़ रहा है उसको भी सेम नॉलेज मिल रहा है, तो मुझे बताना दोनों की प्रोडक्टिविटी कहाँ मतलब किसके ज़्यादा है। तो बोलोगा सर हाफ आधे घंटे वाले के ज़्यादा है, क्योंकि किसने कम टाइम दे के सेम चीज़ को भैया उसने आउटपुट में लेके आया, ठीक है। और इस बंदे को जो 4 घंटे में उसको पढ़ के रेडी कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। हियर आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका कि नंबर ऑफ आइटम्स या तो सर्विस रहेगा, और इनपुट का मतलब यहाँ पर रहेगा आपका या तो रॉ मटेरियल, लैंड, इक्विपमेंट और एट्सेट्रा। अब कोई पूछे कि भैया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, भैया ये तो समझ में आ गया कि जो प्रोडक्टिविटी होती है ये आउटपुट अपन इनपुट होता है। आप हमेशा क्या चाहोगे कि आउटपुट जो हमेशा रहेगा वो इनपुट से ज़्यादा रहेगा, मतलब आपका जो एम रहेगा किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में वो प्रोडक्टिविटी जो रहेगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये क्या शो करेगा कि अपने इनपुट में कम खर्चा करके आउटपुट में मतलब ज़्यादा निकाले हो। अगर प्रोडक्शन सिस्टम की प्रोडक्टिविटी अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो ये बताएगा कि आपने इनपुट में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया और भैया आउटपुट आपको बहुत ही कम मिल रहा है। ये सबसे गंदा प्रोडक्शन सिस्टम रहेगा। अगर ये 1 आ गया तो मतलब आपने जितना इनपुट में पैसा लगाया होगा उतना ही आपको आउटपुट में भैया उस मतलब चाहे गुड्स हो या सर्विसेज मिल रही है, तो यहाँ पे तो भैया कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो। तो हमेशा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जो इसका इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हो ना, तो इसका इंपॉर्टेंस इससे समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटेटिव टर्म है, ठीक है, जो कि एक सिमिलर एफिशिएंसी बताता है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का, और ये किसी भी बिजनेस से रिलेट करता है या तो प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में। अगर प्रोडक्टिविटी 1 से ज़्यादा है तो आप सोचोगे उस प्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉफिट ज़्यादा रहेगी, अगर लेस देन रहेगा तो भैया उस सिस्टम की प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्टिविटी अगर लेस देन 1 है तो उसमें भैया क्या प्रॉब्लम रहेगा उसका कि वो भैया लॉस में चल रहा होगा। ये इसका यहाँ पे मतलब फंडा हो गया, मतलब इम्पोर्टेंस। और क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है मतलब उस प्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉफिट बढ़ेगी उस बिज़नेस की, ठीक है, एंड विल लीड टू सैलरी इंक्रीज फॉर लेबर्स, मतलब जो भी वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होंगे अगर कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो भैया उनको क्या मिलेगी, एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तब जाके ये इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है ना भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो जो रिवेन्यू एंड प्रॉफिट से। देखो रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, मान लो 4 आइटम बनाया, इस 4 आइटम को बेचने के बाद जो भी आप कमाते हो तो उसको बोल देते हो क्या, रिवेन्यू। लेकिन अगर मान लो इस 4 आइटम को बनाने के लिए आपने कहीं से भैया लोन लिया होगा, उस लोन को भी देना है, उसमें भैया मान लो कि अपने टैक्सेस वगैरह भी पे करना है, इन सब कुछ पे करने के बाद जो आपको लास्ट में जो अमाउंट मिलता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, प्रॉफिट बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है ये रेवेन्यू और प्रॉफिट से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर आपकी सिस्टम मतलब किसी भी सिस्टम की ज़्यादा है मतलब ये सिंपल सी बात ये बता रहा है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब जो 5M है, आपने उसको अच्छे से यूज़ किया है, मतलब वो एक अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम कहलाएगा। समझ रहे हो। जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा था कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब अच्छे गुण क्या उसका होना चाहिए। तो आपने वहाँ पे देखा था कि जो भी रॉ मटेरियल रहेगा उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में भैया वो कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यूजफुल में कन्वर्ट कर रहा है मतलब यहाँ पर वो सिस्टम की प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बात कर रहा है, मतलब अच्छे से वर्कर काम कर रहे होंगे तभी तो वो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा होगा, ठीक है। और हायर प्रोडक्टिविटी आपको क्या बताएगा, उस सिस्टम में भैया मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ इनपुट रिसोर्सेज, मतलब जो भी इनपुट जो 5M रहेगा भैया आप उसको अच्छे से काम कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, मैंने एक एग्जांपल दूंगा आपको। सपोज एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लगाने हैं तो कोई बंदा बोलेगा भैया मेरे पास मोबाइल है, एक बंदा बोलेगा लैपटॉप है। अब ये बोलेगा भाई मेरे पास मोबाइल है मैं कैसे लगाऊँ, मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं। तो अगर ये बंदा चाहेगा तो भैया इसका भी यूज़ करके भैया ये टेस्ट सीरीज लगा सकता है। मतलब उसके पास जो भी इनपुट में भाई हाथ में है रिसोर्सेज जो भी है उसने उसका क्या कर लिया, मैक्सिमाइज यूज़ कर लिया। तो मैं बोलूँगा इस बंदे की प्रोडक्टिविटी भैया बहुत ही ज़्यादा है। ये लगा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर भैया यहाँ पर अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके पास नहीं था लेकिन फिर भी इसने वो काम किया तो मैं बोलूँगा इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो बेनिफिट क्या क्या हो सकती है, सिंपल सी बात है कि हायर प्रोडक्टिविटी के कारण भैया जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगने वाला है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कम रहेगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो कम रहेगा तो जो गुड्स जो सामान रहेगा वो मार्केट में अवेलेबल रहेगा, किसमें, एक चीपर रेट में, ठीक है। किसके लिए, पब्लिक के लिए। अगर वो सस्ता मान लो अगर हो जाता है तो जो प्रोडक्ट जो रहेगा ना उसकी जो डिमांड रहेगी मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बेटर स्टैंडर्ड फॉर लिविंग ऑफ सोसाइटी और नेशन, मतलब वहाँ पे जब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मार्केट से जब सामान मान लो सस्ते दामों पर खरीदने लगेंगे तो वहाँ के जो लोग रहेंगे एक अच्छी लाइफ भैया जी पा रहे होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और क्या, बेटर वर्किंग कंडीशन एंड वेजेस टू एम्प्लॉय, प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे जो भी मान लो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उनको एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी, ठीक है।
और अल्टीमेटली इसका गोल क्या हो गया कि डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मतलब कस्टमर मान लो अगर उसको चीपर रेट में मान लो मार्केट से खरीदेगा तो वो भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, और वो टैक्स किसको मिलेगी, गवर्नमेंट को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है भैया, उसमें कंट्री का भैया इकोनॉमिक कंडीशन भी सही होता है। और प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे कर सकते हो, देखो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि भैया किसी भी चीज़ का प्रोडक्टिविटी हो सकता है, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, सिर्फ आपको सिंपल से आउटपुट अपन इनपुट देखना है कि भैया इनपुट मुझे कम देना और आउटपुट मेरे को ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन सिस्टम में इसको क्या क्या फॉर्म में मतलब मेजर कर सकते हो, किस किस फॉर्म में, तो आप लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो कि भैया वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, मतलब भैया उस बंदे ने कितना आपको आउटपुट में वैल्यू के फॉर्म में मतलब दिया हुआ है काम, और उसने कितना इनपुट में भैया मैन आवर वर्क किया हुआ है। तो अगर ये आउटपुट ज़्यादा रहेगा मतलब भैया लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्टिविटी भी सेम है कि इसकी वैल्यू आउटपुट में कितना हो रही है और इसका वैल्यू ऑफ टोटल मटेरियल इनपुट में कितना हो रहा है, दोनों का रेशियो को बात करेंगे मटेरियल की प्रोडक्टिविटी के बारे में। मशीन की प्रोडक्टिविटी भी निकल सकती है, ठीक है। और कैपिटल का मतलब होता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो ये भी आपका आउटपुट अपन इनपुट के रेशियो में आ सकता है। और एग्रीगेट मतलब होता है अगर टोटल बात करोगे सबकी, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अपन वैल्यू ऑफ टोटल इनपुट, इस रेशियो का बोल देते हो क्या टोटल प्रोडक्टिविटी किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की। अगर मान लो किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी मान लो बढ़ नहीं रही, हो सकता है वहाँ पे जो मेथड यूज़ कर रहे होगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सही नहीं रहा होगा, या फिर उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो भैया कौन कौन से ऐसे मेथड होंगे जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्टिविटी उस सिस्टम की बढ़ा सकते हो। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, देखो प्रोडक्टिविटी जो होता है ये प्रोवाइड, अगर आप जो भी वहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे हैं उसको एक कंफर्टेबल एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दोगे तो भैया वो अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा। मान लो वो बंदा काम कर रहा है, उसको भैया प्यास लगी, अगर उसको सामने भैया अच्छा पानी मिल जाएगा तो भैया बोलेगा चलो मेरे के लिए कंफर्टेबल यहाँ पे मिल गया। थक गया, बैठने के लिए कुछ जगह रहेगा तो उसको क्या मिल गया, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया। और अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो बंदा वहाँ से अच्छे से काम करेगा, जिससे आपकी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उस बंदे की सैलरी बढ़ा दो या इंसेंटिव दो कि भैया चलो इतना प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको ये मिलेगा, अवार्ड मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो उससे भी क्या होगा, उस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या तो वर्क स्टडी एक ऐसा टेक्निक होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मेथड होता है, ठीक है। और उस मेथड को जब आप उस मेथड से बना रहे होंगे तो उसमें भैया टाइम लगता है। तो आपने अगर अच्छा मेथड भी चूज़ कर लिया और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टाइम लगने वाला वो भी कम अगर लगेगा तो भैया अपने आप जो प्रोडक्टिविटी होगी उस सिस्टम की बढ़ जाएगी। या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और लास्ट एक पॉइंट होता है कि उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या क्या डिस्कस कर लिया कि भैया प्रोडक्शन होता क्या है और डिफरेंस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, प्रोडक्शन सिस्टम के 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। फिर प्रोडक्शन मैनेजर और आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है उसका डिफरेंस समझे। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स थे, आपके कंटिन्यूस था और इंटरमीडिएट। कंटिन्यूस के 2 थे, मास एंड फ्लो जिसको हम लाइन भी बोलते हैं, और एक प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम था। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट में 2 हो गया आपके बैच प्रोडक्शन सिस्टम और एक हो गया आपका जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। फिर हम लोगों ने आगे में देखा कि भाई इन सब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। फिर जब आगे बढ़े तो एक कंसेप्ट निकल के आया प्रोडक्टिविटी। फिर प्रोडक्टिविटी होता क्या वो समझे, इसका इंपॉर्टेंस देखे हम लोगों ने। फिर इसका बेनिफिट क्या होता है वो देखा है, और प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ का किन किन चीज़ का आप निकाल सकते हो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा इस यूनिट नंबर 1 का, ठीक है। 2 लेक्चर आप देखते हो तो पूरा यूनिट नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।